नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने प्रदेश में सुशासन और विकास की नई दिशा दी, जबकि जसपाल राणा ने अपनी खेल प्रतिभा से भारत और उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा कि दोनों महान विभूतियों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा और राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची थी। इस दौरान पार्टी संगठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित था। हालांकि उनके संसदीय क्षेत्र में हुई कुछ घटनाओं के चलते उन्होंने अपना दौरा बीच में ही स्थगित कर दिया और वापस हरियाणा लौट गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे दिन प्रस्तावित सभी बैठकें, जिनमें वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम चर्चाएं होनी थी, अब स्थगित कर दी गई हैं। आपसी बैठक चल रही है। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 17 तारीख को उत्तराखंड आई थी। कल 17 तारीख को उन्होंने कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों, नगर अध्यक्षों के साथ 1-to-1 बैठक की। उसके बाद फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों के साथ, पीसीसी के पदाधिकारियों के साथ भी उन्होंने 1-to-1 संवाद किया। उनके क्षेत्र में किसी दुर्घटना के कारण उनको अचानक वापस लौटना पड़ा है। आज उनकी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक थी, वह बैठक स्थगित हुई है और बहुत जल्दी वह बैठक भी हो जाएगी। लेकिन प्रदेश प्रभारी जी ने इस दौरे में प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का काम किया और बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया है। हम उनके मार्गदर्शन पर आगे काम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून की छात्रा रिया और सीकर के छात्र उमेश की दुखद मृत्यु पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा व्यक्त की गई संवेदना का उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौती को लेकर उनकी गंभीरता को दर्शाती है। कांग्रेस के अनुसार रिया की आत्महत्या केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव का प्रतीक है। पार्टी ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों के हितों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी ने सन 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों में कोर कमेटियों का गठन पूरा कर लिया गया है। इन कमेटियों की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि ये कोर कमेटियां संगठन और सरकार के बीच समन्वय को प्रमुख माध्यम होगी। इनमें सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय निवासी प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्षों को शामिल किया गया है। देखिए, यद्यपि हम लोग विधानसभा की कोर कमेटियां पहले भी गठित करते हैं, लेकिन इस बार हमारा प्रयास है कि हम लोग पहले से अपनी कोर कमेटी को सक्रिय करते हुए कि हमारे विधानसभा के क्या क्या इश्यूज हैं, उन सबको ठीक समय पर हम जान सकें और उस पर हम आगे काम कर सकें। इसके लिए हमने पहले ही इस बार विधानसभा की जो कोर कमेटी है उसको सक्रिय करने का काम किया है और इस प्रवास के माध्यम से और जो 12 साल के कार्यक्रम है इसके माध्यम से हमारी सभी विधानसभाओं में ऐसे कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है और उसके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा विचार है, जो जिस नीति के आधार पर हम काम करना चाहते हैं, जो हमारी सरकारों ने काम किया है, वो निचले स्तर तक हमारे
बूथ स्तर तक, हमारे शक्ति केंद्र स्तर तक जाए, इसलिए इस कोर कमेटी की बैठकों का भी हम आयोजन कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीएलए नियुक्त किए गए हैं। इस प्रक्रिया में बीजेपी ने प्रदेश भर में 11,000 से अधिक बीएलए तैनात कर सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की है। पार्टी का कहना है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और गणना प्रपत्र भरवाने में मदद कर रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है ताकि निष्पक्ष चुनाव को मजबूत आधार मिल सके। हमने 12 साल के कार्यक्रमों में हर विधानसभा में 2-2 दिन का प्रवास सबका लगाया, जिसमें हमारे विधायकगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे सांसदगण, हमारे कोर कमेटी के सदस्य, सभी को हमने 2-2 विधानसभा, एक विधानसभा दी थी, जिसमें उन्होंने 2-2 दिन का प्रवास करा, जिसमें मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियाँ हैं और हमारी बैठकें हैं, शक्ति केंद्र की बैठकें हैं, जैविक खेती है, 12 कई तरीके के विषयों को लेकर के, और जो हमारी प्रगति पथ यात्रा है कि कहाँ कहाँ पर उस विधानसभा में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, उनको लेकर के हमारे सब लोगों ने प्रवास करा। सब लोगों का प्रवास आज शाम तक लगभग हमारी हर विधानसभा प्रवास ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय में हम शिविर भी लगा रहे हैं, जन कल्याण शिविर लगा रहे हैं, जिसमें जो क्षेत्र की वहाँ की जनता है उसके काम उसी शिविर में हो जाएं। ऐसा एक कार्यक्रम भी आने वाले समय में मोदी जी की योजनाओं को बताते हुए, उनकी प्रदर्शनी लगाते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या योजनाएं हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाएंगे और अपनी जो है एक जन कल्याण कैंप लगाएंगे, जिससे कि लोगों के छोटे छोटे काम वहाँ पर हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में एसआईआर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं और मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए बीएलए 2 की नियुक्ति शीघ्र करने और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए और सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए, अभी पूरे राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अभी फॉर्म्स के कलेक्शन का और उनके डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसको लेकर लगातार जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठकें चल रही हैं। सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के भी जो BLA 2 हैं वो भी लगातार BLOs के साथ मिलकर ये कार्य करा रहे हैं और जो हमने बैठक करी उसमें सभी पार्टीज ने इसमें संतोष व्यक्त किया है। साथ ही आगे जो हमारी टाइमलाइंस हैं ड्राफ्ट लिस्ट की और फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन की, उसको लेकर सभी को जो गाइडलाइंस है उसको अवगत करा दिया गया है। BLOs को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो प्रत्येक घर में जाकर फॉर्म्स कलेक्ट करें और फॉर्म्स कलेक्ट करने के बाद जो भी उसमें अगर उसमें कोई दिक्कत है तो ERO के नॉलेज में लाके उसकी सुनवाई आगे की जाएगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वोट बनने के लिए पात्र है वो वोटर लिस्ट से ना छूटे और अपात्र व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में ना रहे। यही डायरेक्शंस है और इसी को कंप्लायंस किया जाए। अब खबर देहरादून से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर देश भर के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य मुख्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाएगा। उत्तराखंड में इस योजना के अंतर्गत देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य कार्यक्रम होगा, जबकि हरिद्वार और सिलाकुई में भी समानांतर आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि जो डेथ क्लेम्स हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो असामयिक देहांत हो जाता है या किसी की कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण किसी का, हमारे मेंबर्स का अगर डेथ केस ऐसे कोई क्लेम्स आते हैं तो हमारी स्कीम में ये प्रावधान है पेंशन योजना में कि अगर कोई एक दिन भी कंट्रीब्यूशन उसका आ गया है और यदि उसका किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट फैमिली है जिसमें विडो और उसके बच्चे शामिल हैं उनको पेंशन देने का प्रावधान है। और भविष्य निधि और इंश्योरेंस के अंतर्गत भी जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं और कर्मचारी ईडीएलआई स्कीम बोलते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 1976, उसके अंतर्गत भी लाभ मिलता है। तो इसमें देरी न हो और तत्काल इनको प्रदान कर दिया जाए। तो हमने आते ही सबसे पहला काम तो यही किया कि यहाँ पर हमने एक संवेदना सेल का गठन किया है, जिसके अंतर्गत प्रयास ये है कि जिस दिन क्लेम आता है उसी दिन हम उसका निस्तारण कर दें। खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष सुविधा शुरू की है। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद आयोजित की जा रही नीट परीक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने की निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। परिवहन निगम की प्रबंधक निदेशक रीना जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। यह सुविधा केवल उत्तराखंड के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए होगी जिसके पास वैध प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा 19 जून से शुरू होकर 23 जून तक उपलब्ध रहेगी ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। नीट के एग्ज़ाम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में रीअपियर हो रहे हैं उनको परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें फ्री यात्रा कराई जाएगी उनके एग्ज़ाम सेंटर तक के और एग्ज़ाम सेंटर से उनके घर तक के लिए। ये जो छूट है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसमें लागू रहेगी। इसके लिए जो भी स्टूडेंट है या परीक्षार्थी है वो अपना एडमिट कार्ड कंडक्टर को दिखाएगा और उसके आधार पर उसको फ्री में यात्रा कराई जाएगी। अब खबर देहरादून से। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन जल्द ही बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। जिला अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्ति को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को समन्वय के साथ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कई बैठकों के माध्यम से विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शहर और जनपद के कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जहां अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप से सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि चिन्हित स्थानों पर जल्द ही संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऑनरेबल सीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं कि अतिक्रमण को सारे के सारे एजेंसीज़ के द्वारा जिसे सीरियसली इनको पॉइंट किया जाना है या इन पे काम किया जाना है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा भी मल्टीपल मीटिंग्स में डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कई सारे, और उन एरियाज़ में इस तरीके की इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव या उस तरीके के जो एक्शंस लिए जाने उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के द्वारा जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर के गांव बैरागीवाला में विनोद कश्यप की हत्या के बाद भड़की हिंसा और उसके बाद हुई तोड़फोड़ व बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नयर काजमी ने घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विनोद कश्यप की हत्या अत्यंत निंदनीय है और पुलिस को जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलानी चाहिए। काजमी ने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों द्वारा की गई तोड़फोड़ और बिना नोटिस की गई बुलडोजर कार्रवाई कानून के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और न्याय केवल जांच व सबूतों के आधार पर ही होनी चाहिए। उन्होंने हिंसा में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही प्रशासन से गांव में शांति बहाल करने की अपील भी की है। देहरादून विकास नगर तहसील के बैरागी वाला गांव में जो ये मामला हुआ, विनोद कुमार कश्यप का मर्डर हुआ है, करने वाला कातिल होता है और मरने वाला मृतक होता है। तो कानून कोई भी अपने हाथ में ले, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और यही इंसाफ है मृतक के साथ और मृतक के परिवार के साथ कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपराधी के साथ अपराधी को सज़ा देने के लिए देश में संविधान है, देश में कानून है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि जब मृतक दूसरे धर्म का होता है और मारने वाला कातिल दूसरे धर्म का होता है, तो लोग इसे सामाजिक झगड़े के रूप में जो है पैदा कर देते हैं कि ये सामाजिक झगड़ा है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब खबर देहरादून से। रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान और महापौर सौरभ थलियाल ने मौके पर पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। मानसून से पहले शहर की नदियों और नालों की सफाई तेज कर दी गई है। अभियान के तहत 12 जेसीबी और 15 डंपरों की मदद से रिस्पना नदी से कूड़ा और मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब नदी को कूड़ा घर बनने नहीं दिया जाएगा। इसके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालीन योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है, उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है, या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ये ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्राउंड पे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है। तो विल वर्क ऑन दीज लाइंस और मुझे लगता है कि हम बेटर तरीके से रिजल्ट्स दे पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजपुर क्षेत्र से एक हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी देहरादून को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी डालनवाला के नेतृत्व में थाना राजपुर और एसओजी की संयुक्त टीम ने हेलीपैड के पास स्थित एक निजी मकान पर अचौक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कमरे में 4 टेबलों पर जुआ खेलते हुए एक अमेरिकी नागरिक सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह आपको बता दें कि मौके से 1,52,870 रुपए नकद, 41 अमेरिकी डॉलर और 118 जुआ चिप्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं राज्य भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कालाडूंगी क्षेत्र में देर शाम नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक टेम्पो ट्रैवल अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि वाहन में कुल 29 लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इस्लामाबाद नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कालाडूंगी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया।
घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी क्षेत्र में इन दिनों जंगलों में आग ने गंभीर रूप ले लिया है। अपर यमुना वन प्रभाग, टॉस वन प्रभाग, गोविंद वन्यजीव विहार और धरासू रेंज के विभिन्न क्षेत्रों में आग बेकाबू बनी हुई है। बरकोट स्थित चारधाम रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास टुबड़ा क्षेत्र में भी आग तेजी से फैल रही है, जो वन विभाग के मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे घना धुएं पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुगल संती रेंज के भाटिया, कंसेरू, पौटी और पोल गांव के जंगलों में भी आग का कहर लगातार जारी है। धरासू रेंज के ब्रह्मखाल क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे के पास आग की लपटें लगातार धधक रही हैं, जिससे दिन और रात दोनों समय स्थिति भयावह बनी हुई है। वन संपदा और वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अग्निशमन दल पानी के टैंकरों से आग बुझाने में जुटा है, जबकि वन विभाग समिति संसाधनों से प्रयास कर रहा है। ऊपर भी लगी वहाँ बहुत ज्यादा लगी ना, ऊपर तार के लिए खतरा है ना, यहाँ पे तार भी है ऊपर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।